यूपीएससी तो मेरा गोल ही है, मतलब मेन यूपीएससी पे ही मेरा फोकस है। और बीपीएससी एक तरह से प्लान बी था, क्योंकि इसमें भी तो सिविल सर्विस की ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। सरकार आप लोगों में इतना खर्च करती है आईआईटी में, और आपको देश की तकनीकी को बढ़ाना चाहिए, तो आप लोग आ जाते हैं इस सिविल सेवा में। साइंस का तरीका है वो सोशल साइंस में लगाया, वो काम नहीं कर रहा था। जब परफॉर्मेंस की बात होती है ना एग्ज़ाम में, तो आप एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट उसको समझें। आप नॉलेज एक अपनी जगह पे है, परफॉर्मेंस अपनी जगह पे। करंट अफेयर करते वक्त बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर का कोई लिमिट ही नहीं है। आप क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस कीजिए, एलाबोरेशन उतना ही कीजिए जितना ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन डालिए, ज़्यादा एंगल टच कीजिए। 4 पेज भरने के लिए नहीं होता, आप वहाँ पे जो पूछ रहा है उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कीजिए, अच्छे तरीके से एनालाइज कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। से पीसीएस जो है वो निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है, और उससे बड़ी बात होती है उसमें टॉप होना। आपको बता दें कि बीपीएससी का भी 64वीं का रिजल्ट घोषित किया गया। 1454 कैंडिडेट इसमें सफल साबित हुए। लाखों विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था। ओम प्रकाश गुप्ता एक रैंक पे आए, और सबसे बड़ी बात पहले प्रयास में ही आए। हमारे साथ हैं ओम प्रकाश गुप्ता, बीपीएससी टॉपर 64वीं के। इनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस उपलब्धि के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको नमस्कार, और आपके जितने भी दर्शक लोग हैं उन सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न है मेरा कि आपने आईआईटी निकाला, उसके बाद जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि आपने पढ़ाने का काम किया। एकाएक फिर कैसे बीपीएससी में आप ध्यान चला गया आपका? नहीं, ये एकाएक नहीं था। ये 2009 से ही यूपीएससी का गोल था। अच्छा। एक्चुअली क्या हुआ था कि 2009 में मैं सेकंड ईयर में था। उस समय इलेक्शन लड़ा था, और इलेक्शन में विनर भी डिक्लेयर हुआ था। क्लास में टॉपर होने के नाते क्लास का रिप्रेजेंटेटिव था, और इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब भी हेड कर रहा था। तो उस समय क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब में फंडिंग रुका हुआ था। अच्छा। तो भवन काउंसलर होने के नाते मैंने उसमें फंडिंग स्टार्ट करवाया था। तो जो मेरे परसिवरेंस है उससे मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आई थी, और वहाँ से स्पार्क पैदा हुआ कि मैं अगर सिविल सर्विस में जाता हूँ तो लोगों के जीवन में कुछ प्रभाव ला सकता हूँ, कुछ बदलाव ऐसा कर सकता हूँ जिसके लिए मेरे को ज़िंदगी भर सुकून फील होगा। तो ये एकाएक नहीं था, ये 2009 से ही एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। चूँकि फाइनेंशियल बैकअप स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसीलिए कॉलेज के बाद मेरे को जॉब करना एक समझिए कि मजबूरी भी थी। तो शॉर्ट टर्म में मैंने जॉब करने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म चुना जिसमें कि एक डायनामिक इन्वायरमेंट हो और ज़्यादा लोग मिलें वहाँ पे, ताकि सिविल सर्विसेज के लिए ग्राउंड प्रिपेयर हो। तो टीचिंग मेरे को लगा कि सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और कब आपका बीटेक कब पूरा हुआ आपका? मेरा बीटेक 2012 में कंप्लीट हुआ है। उसके बाद तो 9 साल का समय ये कहाँ लग गया आखिर? ये 9 साल का समय नहीं, हाँ, ये 9 साल का समय हुआ। तो आपको जैसा मालूम बताया होगा कि 2012 से 17 तक मैंने जॉब किया। अच्छा। कई इंस्टीट्यूट में काम किया, और वो इंस्टीट्यूट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट था। अच्छे पैकेज पे मैं काम कर रहा था। और जब मैं 17 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मेरे पास एनफ फाइनेंशियल सेविंग था, जिससे कि मैं 4-5 साल अपने परिवार को बिना इनकम के सस्टेन कर सकता हूँ। अच्छा। और वैसा ही कुछ हुआ। मीनवाइल मेरा भाई जो है वो भी एनआईटी जयपुर, एनआईटी भोपाल से पढ़ रहा था। तो अभी उसका जो है प्लेसमेंट हो चुका है, तो वो भी एक अर्निंग मेंबर हो गया। तो यूपीएससी आपने ट्राई क्यों नहीं किया? आजकल तो आईआईटी वाले यूपीएससी बहुत आसानी से क्रैक कर ले रहे हैं। देखिए, यूपीएससी तो मेरा गोल ही है, मतलब मेन यूपीएससी पे ही मेरा फोकस है। और बीपीएससी एक तरह से प्लान बी था, क्योंकि इसमें भी तो सिविल सर्विस की ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। यूपीएससी में क्या होता है कि एक बड़े पोजीशन पे आपको जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलती है। यूपीएससी में मेरा 3rd अटेम्प्ट है, और मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू स्टेज तक गया था। इस बार भी इंटरव्यू देना है सितंबर में। तो एक और मैं आपका क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ कि आपने कहा कि आईआईटी वाले यूपीएससी बहुत आसानी से क्रैक कर लेते हैं। तो आप सोचने की बात है कि आईआईटी वाले में ऐसा क्या है, क्योंकि आईआईटी वाले का बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो जीएस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। सोशल साइंसेस से उनका डिस्कनेक्ट रहता है। तो आईआईटी वाले अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें एटीट्यूड का फ़र्क है, क्योंकि आईआईटी वाले के पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। वो एक अच्छे पैकेज, अच्छे अपॉर्चुनिटी को छोड़ करके प्रिपरेशन में लगते हैं, तो उन पर एक नेचुरल प्रेशर रहता है। जैसे मेरे अंदर भी एक प्रेशर था। मैं आपको बताऊँ तो मैं 1000 रुपीज़ तक या 2000 रुपीज़ तक मैं बहस नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बहस करने में अगर 1 घंटा भी मेरा बर्बाद होता है तो 2000 रुपीज़ का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो लॉस हो जाएगा।
तो एक नेचुरल प्रेशर था और वही कारण है कि मैं 4 साल तक परसिवरेंस बनाए रखा, डिटर्मिनेशन बनाए रखा। लॉकडाउन के दौरान भी भले ही मैं 3-4 घंटा पढूं बट कंटिन्यूसली पढ़ता था। लेकिन एक आरोप जो है वो कमेंट हमेशा लड़कों का रहता है, और मैं लड़कों के बीच में जाता हूं तो उनका कहना है, मेरा भी आरोप है कि सरकार आप लोगों में इतना खर्च करती है IIT में, और आपको देश की तकनीकी को बढ़ाना चाहिए तो आप लोग आ जाते हैं इस सिविल सेवा में, और इधर ह्यूमनिटी वालों का रास्ता बंद कर देते हैं। आप लोगों की पढ़ाई जो IIT जैसे संस्थान में होती है, जिसके कारण वो और छात्र टिक नहीं पाते हैं आपके सामने, क्या कहना है इस पर? देखिए, सिविल सर्विस जो है ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत है। मैं अगर IIT से नहीं होता तो मैं आपके सामने इस तरीके से बात नहीं कर पाता, इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, क्योंकि जो मेरा स्कूलिंग बैकग्राउंड रहा है उसमें तो जब मैं IIT में गया था तो बताया था कि शाय हूँ और सोशल इंटरेक्शन मेरा बहुत ही नेग्लिजिबल था। मेरे को समझ ही नहीं आता था कि किस तरीके से दोस्तों से बात करनी चाहिए, हिंदी में भी बात नहीं कर पाता था। तो जो भी मैंने IIT के अंदर पढ़ाई की, जो सब्जेक्ट पढ़ा, जो स्किल एक्वायर किया है या फिर जो एटीट्यूड बना है मेरा, वो लाइफ टाइम एसेट है। और जो तकनीकी के क्षेत्र में मेरे को एक्सपीरियंस है वो सिविल सर्विसेज में भी काम आएगी। क्योंकि मैं IIT से हूँ और मेरे को सोशल अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मैं बात करता हूँ कि मैं मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप करूँगा, जिससे कि जो सोशल प्रॉब्लम है माइग्रेशन का वो सॉल्व हो पाए। और उसमें जो है एक टेक्निकल बैकग्राउंड भी है तो वो मदद मिलेगी कि किस इंडस्ट्री को कहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और किस जगह पे कौन सा अपॉर्चुनिटी स्मॉल पे लेवल पे या फिर माइक्रो लेवल पे या फिर बड़े लेवल के इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध है। तो ये आसान काम नहीं है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, और ये अगर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। बहुत है, क्योंकि बिहार में बहुत सारे IAS IPS जो हैं IIT से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन इन सब से छोड़िए, अब अगला प्रश्न आपसे पूछूंगा कि आपने एक शब्द का यूज़ किया कि आप इंजीनियरिंग से थे और सोशल साइंस बैकग्राउंड में आप लोग कमज़ोर होते हैं, और PT हम ले अगर BPSC का, तो उसमें लगभग 30-40 क्वेश्चन ही साइंस और मैथ बैकग्राउंड के होते हैं, और लगभग 100 के आसपास जो हैं वो ह्यूमैनिटी से ज़्यादा रहते हैं, जैसे करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। उस गैप को आपने कैसे मेंटेन किया? देखिए, जब प्रिपरेशन के लिए गया हूँ तब तो सोशल साइंसेस तो पढ़ना ही है, लेकिन एक दिक्कत यह आई कि जो साइंस का तरीका है वो सोशल साइंस में लगाया, वो काम नहीं कर रहा था। साइंस में क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स जो है और फॉर्मूला जो है वो एकदम दिमाग में फिट करना पड़ता है, क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद सवाल को एड्रेस करना पड़ता है। सोशल साइंसेज में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है और बिल्कुल अगर नया है तो वो दिमाग में रिटेन नहीं करती है। तो इसमें क्या किया कि फिर मल्टीपल रिवीजन का पॉलिसी अपनाया कि पहली रीडिंग मारा, उसमें समझ में आया, जितना भी समझ में आया उसको एक्सेप्ट किया, फिर सेकंड रीडिंग तुरंत मारा, ज़्यादा गैप नहीं क्रिएट किया, और थर्ड फोर्थ करने के बाद जो है एक स्पीड जो है सोशल साइंस में वो आ गई। अभी तो सोशल साइंस का मेरे को बहुत अच्छा अवेयरनेस है और मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आती है सोशल साइंस में। ये बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है। एक प्रश्न कि नए लड़के जो होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है, कौन पढ़े कौन छोड़े, और एक और जनरल बात कहा जाता है सिविल सर्विसेज में कि जितना ज़रूरी ये जानना है कि क्या पढ़ना है, उतना ही ज़रूरी ये भी जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। उसका डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा? आप ज़रा बताते, जो आप फेज में जो आप किए हों उसको झेले हों। देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो नॉलेज है, दूसरा परफॉर्मेंस है। तो मैं नॉलेज पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो नॉलेज में क्या है कि सोशल साइंस में आपके पास बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो आपका एम्प्लॉयमेंट का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, उसी तरीके से एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर सर्विसेज हो गया, उधर से वुमेन हो गया, पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। बेसिक बातें अगर क्लियर है तो आप जो करंट अफेयर की बातें हैं उसको बहुत ईजिली रिलेट कर सकते हैं और ईजिली ग्रास्प भी कर सकते हैं। उन्हीं बेसिक बातों के लिए क्या होता है कि लोग सोर्स जो है ना मल्टीपल सोर्स बता देते हैं। मल्टीपल सोर्स की जगह पर अगर हम एक ही सोर्स को बार बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा ईजिली जो है अंडरस्टैंडिंग भी बन जाएगी। तो मेरा ये मंत्र रहा है कि आप लिमिटेड सोर्स रखिए, उसी को बार बार पढ़िए। लिमिटेड सोर्स में आपने क्या अपनाया? जैसे पीटी की अगर हम बात करें तो लिमिटेड सोर्स में क्या हो सकता है, जो अपने व्यूअर को मेरे बताएं, स्टूडेंट को बताएं कि पीटी अगर आपको शुरुआत से तैयारी करना है या फिर जिनका नहीं हो रहा है, उसके लिए जो आपने जो रूट बनाया कि यही चीज़ पढ़ेंगे, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, किताब भी अगर हो रेफरेंस में तो उसको भी ज़रा बताएं। देखिए, पहले मैं पिछले वाले सवाल का आंसर थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ। नॉलेज पे मैं बात कर रहा था, अब आती है परफॉर्मेंस। जब परफॉर्मेंस की बात होती है ना एग्ज़ाम में, तो आप एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट उसको समझें। आप नॉलेज एक अपनी जगह पे है, परफॉर्मेंस अपनी जगह पे। रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे, प्रिपरेशन करेंगे
फॉर एग्जांपल मेंस का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा कम होता है, तो आप मेंस के सिलेबस का नोट्स बना लीजिए, जो उसका जो कंटेंट उसका नोट्स बना लीजिए और एग्ज़ाम से पहले मल्टीपल बार उसको रिवाइज कीजिए, तो आप बहुत आसानी से बहुत अच्छा आंसर जो है एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मेंस के टाइम बहुत ज़्यादा ब्रॉड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया पिछले सवाल का आंसर। और आपका जो दूसरा सवाल था कि पीटी के लिए क्या पढ़ें, तो देखिए बीपीएससी में जो पीटी का सिलेबस है वो थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है, इनफैक्ट यूपीएससी से भी वाइड है, लेकिन सवाल आसान ही आते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उनको आप पढ़ें, और चूँकि बहुत वाइड है और बहुत ज़्यादा सोर्स भी कर लेंगे तो दिक्कत होगी। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो पॉलिटी है उसके लिए आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ें, उसी पे अच्छा कमांड बनाएं। फिर उसके बाद आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए स्पेक्ट्रम पढ़ें। एंसेंट के लिए आप एनसीईआरटी का किताब आता है आर.एस. शर्मा का, उसको आप पढ़ सकते हैं। मिडिएवल के लिए आप और थोड़ा सा कम वाला सोर्स करें, तमिलनाडु की आती है, आप वहाँ से भी मिडिएवल कर सकते हैं। मिडिएवल में थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा है तो ग्रास्प करना मुश्किल होता है। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स के लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड किताब आप रेफ़र कर सकते हैं, जैसे मैंने श्रीराम IAS सर का नोट्स रेफ़र किया था, और एक रमेश सिंह का भी किताब आता है। उसी तरह से इन्वायरमेंट का शंकर IAS, साइंस के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, मैथ्स के लिए बेसिक किताब पढ़ सकते हैं, बिहार के लिए इम्तियाज़ अहमद सर का किताब पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर जो बिहार स्पेसिफिक है उसको कीजिए, और करंट अफेयर करते वक्त बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर का कोई लिमिट ही नहीं है। एक बात एकदम क्लियर है कि प्रीलिम्स का चूँकि सिलेबस वाइड है तो आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना बढ़िया है, बट ये भी ध्यान रखना है रिवीजन में गैप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा या फिर जंबल हो जाएगा। मेंस को लेकर, मेंस में है कि सबसे ज़्यादा, जैसे कि आपसे तो मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि आपका स्टेट काफ़ी अच्छा है, होगा ही, मैथमेटिक्स से हैं आप। मेंस में जैसे कि सेकंड पेपर जो आता है काफ़ी अप्लाइड आता है, आप देखते होंगे कि 10-12 लाइन का एक क्वेश्चन होता है, उसको कैसे उसको सॉल्व किया जाए, और कैसे क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन रहते हैं। लड़के जो हैं वो पहला ही लाइन में या लास्ट लाइन को ही आंसर क्वेश्चन मान के उसका आंसर दे देते हैं। उसका कैसे आंसर देना है, कैसे उसको IR को कंप्लीट करना है, कैसे इकोनॉमिक्स में जो रेलेवेंट अभी मुद्दा पूछा जाता है उसके लिए सोर्स क्या है और लिखने का तरीका क्या है। देखिए, पहली बात तो जो आपने एक प्रेजुडाइज बताया उसको मैं थोड़ा सा खंडन करना चाहूँगा। आपने कहा कि आप मैथ्स के हैं तो आपके लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान होगा। देखिए, वो स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो उतना स्टैटिस्टिक्स नहीं आता है किसी को तो वो इकोनॉमिक सर्वे को समझ ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि इतना इन्वेस्टमेंट आया और इतना जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ। तो मैंने उसमें कैलकुलेशन किया तो मेरे को पता चला कि बड़े इंडस्ट्रीज़ में एक एम्प्लॉयमेंट के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये खर्च करनी पड़ती है, और वही अगर माइक्रो लेवल पे देखें तो 1 करोड़ रुपये में 50 के आसपास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये स्टैटिस्टिक्स रहेगा तभी तो हो पाएगा, और स्टैटिस्टिक्स में इतना कैलकुलेशन होता है कि मैथ्स वाले भी एरर करते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मेरा एरर नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। दूसरा जो आपका है कि जो पेपर 2 है उसमें अप्लाइड नेचर के सवाल आते हैं, तो मैंने कहा कि आप बेसिक्स पे स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाइए। इकोनॉमी के जो टॉपिक्स हैं वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख करके आप फिगर आउट कीजिए कि एम्प्लॉयमेंट में किस तरह से नेविगेट कर रहा है सवाल। उसी तरीके से एग्रीकल्चर में किस तरह के सवाल, जैसे एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड सवाल आ जाता है, उसका सोर्स इकोनॉमिक सर्वे है। ये कर लेंगे तो आपके पास इनफ कंटेंट रहेगा सवाल को एड्रेस करने के लिए। अब जैसा आपने बताया कि सवाल में कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो बिल्कुल एक बार तो आप रीडिंग कीजिए, दो बार रीडिंग करने के बाद सवाल को स्टार्ट कीजिए, और जितने सब पार्ट्स है उनके बेसिस पे थीम बनता है, उस थीम्स को लेकर के आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। और जब सवाल लिख रहे हैं तब भी आप सवाल को रेफ़र कीजिए, पढ़िए कि सारे पार्ट्स को आप एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैं 65 वाले BPSC में पहला सवाल लिख रहा था तो एक पार्ट मेरे दिमाग से मिस कर रहा था, तो फिर उसको 4 पेज के बाद 5वें पेज में कवर किया। तो इसमें BPSC में एक एडवांटेज है कि आप पेज जो है बाइंडिंग नहीं है। तो आंसर राइटिंग का भी यही है कि आप क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस कीजिए, एलाबोरेशन उतना ही कीजिए जितना ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन डालिए, ज़्यादा एंगल टच कीजिए, जिससे कि आपको भी महसूस होगा कि आंसर की क्वालिटी जो पूछ रहा है उसको जवाब दे रहे हैं। ये नहीं कि आप उसकी इर्द गिर्द घूमे जा रहे हैं, इर्द गिर्द नहीं, डायरेक्ट जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। सर, आपने पेज का बात किया तो एक BPSC में ये भी एक चलता है कि पेज भरना, कि इस पेज का एक क्वेश्चन का आंसर 5 पेज होना चाहिए, 6 पेज होना चाहिए। मैं भी जब देता था तो लोग कहते थे कि यार हम तो 36 का 36 पेज भर दिए, हम सोचते थे हम तो 24 ही पेज भरे, हमारा कैसे होगा। तो आप टॉप किए हैं, तो आप ज़रा बताएं कि क्या पेज भरना ज़रूरी है या शब्दों के बीच में ही रहना ज़रूरी है। देखिए,
जैसे कई बार क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि हमारे पास तो कंटेंट ही नहीं है, तो उनको 4 पेज देख के डर लग जाता है कैसे लिख पाएंगे। जो मैं यूपीएससी का एस्से लिख रहा था तो मैं देखा कि एक एक टॉपिक पे मैं 12 पन्ने लिख सकता हूँ, इतना कंटेंट, इतना डायमेंशन है, इतना नॉलेज है। तो 4 पेज भरने के लिए नहीं होता है, आप वहाँ पे जो पूछ रहा है उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कीजिए, अच्छे तरीके से एनालाइज कीजिए, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। ये थोड़ा सा रहता है कि आपके पास चूँकि पेज का एडवांटेज है तो आप पॉइंट को कट शॉर्ट न करके थोड़ा सा इलाबोरेट करके 1 या 2 लाइन में, ऐसा नहीं कि पैराग्राफ बहुत लंबा होना चाहिए, पॉइंट लंबा नहीं होना चाहिए, इलाबोरेट करके लिखिए। 4 पेज कम पढ़ते हैं, 4 पेज कम पढ़ते हैं। कई क्वेश्चन का आंसर 5-5 पेज में जा रहा था। यूपीएससी में क्या होता है कि कट शॉर्ट करके लिखना पड़ता है, आधा अधूरा बात लिखा ताकि उनको समझ आ जाए कि हाँ इसको आता है, डायरेक्शन सही है बस। हाँ। अंतिम में आपका इंटरव्यू के बारे में, किसके बोर्ड में था, कब था, किस तरह के प्रश्न पूछे गए? मैम का तो नाम याद नहीं है मेरे को, लेकिन एक मैम थी चेयरमैन में, और उन्होंने सवाल स्टार्ट किया था जो करंट न्यूज़ में था उससे। उस समय जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने मीडिया के ऊपर कुछ पॉइंट रखा था, तो जो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसमें ये न्यूज़ कवर नहीं किया हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आपने ये न्यूज़ देखा है? तो मैंने कहा कि हाँ न्यूज़पेपर तो पढ़ा है मैम, बट ये न्यूज़ नहीं देखा है, बट स्टिल मैं मीडिया के ऊपर बात करने के लिए तैयार हूँ। ये दिखाता है कि आप रेडी हैं बात करने के लिए, आप भाग नहीं रहे हैं। तो मीडिया के ऊपर बहुत नॉलेज भी नहीं था, लेकिन उन्होंने जो भी सवाल पूछा उनका सोच समझ के मैं जवाब दिया। और मैम भी, जो मैम थी प्लस बाकी पैनल मेंबर भी काफ़ी खुश थे। उन्होंने अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछा था, सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछा था, जो मेरा बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उसके एप्लीकेशन को लेकर भी सवाल पूछा था। और मैं भी खुश था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, मैं बहुत रिलैक्स भी था। क्या विश्वास था कि टॉप करेंगे? देखिए मैथ्स में तो 12 नंबर का एरर था, और वो बहुत ही आसान सवाल था जिसमें एरर हुआ था। और जितना मैथ्स का सिलेबस मैंने कवर किया है, मुझे नहीं लगता कि मैथ्स का सिलेबस किसी ने कवर किया, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, यूपीएससी से भी बीपीएससी का सिलेबस बड़ा है। ये अलग बात है कि सवाल बहुत नैरो डोमेन से पूछा जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए, सवाल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। तो मैथ्स तो अच्छा गया था, जीएस पेपर 2 भी अच्छा गया था। जीएस पेपर 1 में मेरा करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन खास करके, और भी जो करंट अफेयर का टॉपिक से उस समय उतना कवर अच्छे से नहीं हो पाया था, जिसका कि मार्क्स में दिख भी रहा है कि 20 मार्क्स थोड़ा सा टॉपर से कम है, जिनका सबसे ज़्यादा मार्क्स आया। तो इसमें था कि हाँ सिलेक्शन तो हो जाएगा, बट 65 वाला बीपीएससी मैंने बहुत बेहतरीन लिखा है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही लिखा है। मैथ्स में भी एकदम 100% उसमें करेक्ट है, तो उसमें तो पहले ही मैंने बोल दिया था उसमें तो मैं टॉपर हूँ। अच्छा, लेकिन टॉप कर गए आप 64वीं में। और ये बताइएगा कि आपके पिताजी हैं, 1 मिनट ज़रा आते आप इधर, कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक छोटे से व्यवसायी हैं, बेटा आपके आईआईटी निकले थे, फिर उसके बाद छोड़ के आ गए तैयारी करने के लिए, आपको उसमें थोड़ा टेंशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, टेंशन नहीं हुआ था चूँकि पहले से 4-5 साल जॉब कर लिया था, तो मेरा विश्वास भरोसा था इस पर कि जो अच्छा करेगा, जो होगा ठीक रहेगा। उसमें तो बहुत लोग बोला होगा गांव में कि अरे ये क्या कर रहा है, आईआईटी से इतना अच्छा कॉलेज से पढ़ के अब फिर सिविल सर्विसेज का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। हाँ, कुछ लोग बोलते थे कि ये कुछ अपना भी कीजिए, लेकिन पहले ही ये लोग दुकान खाली करवा दिया था। अच्छा। हाँ, वो पटना रह करके अपना अथी कर रहे थे। ये आप लोगों को था कि नहीं कि ये टॉप करेंगे, बीपीएससी में तो हो जाएगा, ये होगा, लेकिन सब कुछ था, लेकिन टॉप करेंगे ऐसा लगता था कि नहीं? टॉप पर तो नहीं भरोसा था, लेकिन अच्छा करेगा ये हमको भरोसा था। जो करेगा अच्छा करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को जुड़ने के लिए। और ये थे, और माँ भी हैं इनकी, माँ से भी हम बात करेंगे। क्या जब बेटा जब आईआईटी से नौकरी करने के बाद आपसे भी यही क्वेश्चन पूछेंगे हम, कि जब आए तैयारी करने के लिए, और सिविल सेवा तो बड़ा अनिश्चित होता है, क्या लगा आपको कि निकाल पाया कि नहीं बेटा? मेरे बेटा यहाँ सर्विस करता था मिनटोस में, तब सर्विस 2 साल 2.5 साल किया, अच्छा पैसा कमाया। तो बोला कि अब पैसा तो हो गया, हमको मन है कि ये बीपीएससी चाहे ओपीएससी हम निकालें, आईएएस बना, मतलब कि डीएम बना। तब लगा कि तब कहा कि आपको कुछ हमको बहुत अच्छा है, हमको तो पैसा के बेटा हमको इतना कमा लिया था, कुछ कमी नहीं है, इतना दिन हम निभा लेंगे। आपको शौक है तो जाओ, हम छूट हम छोड़ दें कि आपको जो भी तैयारी करना है करो, हमको गर्व है। और बेटा पर हमको विश्वास था कि बेटा हमको एक दिन कुछ भी बनेगा, करेगा।
अब बीपीएससी के जो परीक्षा दिया तो उसमें तो हमको पूर्ण विश्वास था कि निकालना है। ये नहीं जानता था कि पहला नंबर आएगा, मेरा बेटा टॉप करेगा, ये नहीं विश्वास था। मगर ये विश्वास था कि हम बेटा पास हो ही करेगा यहाँ बीपीएससी में। और यूपीएससी में भी तो थोड़ा सा नंबर से गड़बड़ा गया पहला बार। अब तो मालिक की कृपा है, क्या होगा ना होगा। क्या लगता है कि आईएएस बनेंगे कि नहीं आपके बेटा, यूपीएससी निकलेगा कि नहीं? देखिए अंदर की बात है मन में जो तो लग रहा है कि होगा ही, मगर आगे बार क्या करते हैं ऊपर से हम नहीं कर सकते हैं। मगर भीतर से तुमको फील हो रहा है कि मेरा आईएएस बन के रहेगा, और हम लोग के आशीर्वाद है कि मेरा बेटा आईएएस बन के दिखाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे भी अंदर में कह रहा है कि आपसे बात करने के बाद आप यूपीएससी जरूर निकालेंगे। आपको यूपीएससी के लिए मेरे तरफ से एडवांस में शुभकामनाएं कि जल्दी आप निकालें यूपीएससी, और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद और सबको नमस्कार। तो ये थे ओम प्रकाश गुप्ता जी जो कि बीपीएससी में टॉप किए हैं और 65वीं भी इन्होंने मेंस दिया है, और इनका अभी सही कहना है कि 65वीं में भी टॉप करूँगा मैं, और यूपीएससी इनका सपना है। और इन्होंने सारी बातें रखी, आप उन्हें अपने पढ़ाई में आजमा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पेपर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।